बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 3, मात्राएं, शब्द और वाक्य। ठीक है। अब इससे पहले हमने जो है स्वर वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्ण यानी अक्षर यानी अल्फाबेट्स। ठीक है। तो हमने अक्षरों के बारे में पढ़ा। वर्ण में अक्षरों की वर्णमाला होती है पूरी, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है। आपको बताया गया है कि व्यंजन स्वर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, और जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब व्यंजन तो होते हैं, वो अक्षर होते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, और उन मात्राओं का व्यंजन के साथ प्रयोग होकर शब्द बनते हैं। ठीक है। अब स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी, कैसी कैसी मात्राएं होती हैं, और उनसे शब्द कैसे बनते हैं, और शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं, वो जानेंगे हम इस पाठ में। ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए। मात्राएं। अब देखिए यहाँ पे आम, इमली, कार और गिला। ऊपर दिए गए चित्रों में हम स्वरों को दो तरह से लिखते हैं। आम और इमली शब्दों में आ और ई स्वरों का प्रयोग अलग से हुआ है, जबकि कार और गिलास शब्दों में आ और ई स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ हुआ है। हमने आ के लिए आ की मात्रा और ई के लिए छोटे ई चिन्ह का प्रयोग किया है। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जब स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, तब स्वर का रूप बदल जाता है। ठीक है। स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं ना, तो इनका रूप बदल जाता है, मतलब इनमें चेंजेस हो जाता है। स्वर का ये बदला हुआ रूप ही मात्रा है। ठीक है। तो अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अब देखिए यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। आगे ये र से ऋषि की मात्रा है, ये ए से एडी, आई से ऐनक, ये ओ से ओखली, और ये औ से औरत। और ये सब नीचे क्या है? ये सब नीचे वाली इनकी मात्राएं हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो अन्य ध्वनियां हैं, आइए उनके बारे में भी जानिए। जैसे अंग, जैसे हम कहते हैं ना कि अंग की बिंदु, ये इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुनासिक कहते हैं, और इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है। अनुस्वार मतलब जो अंग ऊपर होता है, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, और विसर्ग मतलब है। और विसर्ग हिंदी में कुछ प्रयोग होते हैं कुछ ही जगह पे, लेकिन संस्कृत में ये पूर्ण रूप से विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हंस, चांद, प्राप्त है, यानी कि ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, और ये विसर्ग है। ठीक है। आगे चलिए। सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग होता है। ठीक है। मतलब एक जैसे नहीं लगती, सबको लगाने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर तथा कुछ नीचे लगती हैं। ठीक है। कुछ ऊपर आती हैं व्यंजन के, कुछ नीचे आती हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर यहाँ की बात करूं तो मैं आपको समझाऊं। देखो ये ऊपर लगी हुई है और ये मात्रा नीचे लगी हुई है। ठीक है। कुछ मात्राएं व्यंजन के पहले और कुछ बाद में लगती हैं, तो हर मात्रा का अपना अलग अलग रूप होता है, वो अलग अलग तरीके से लगती है। ठीक है। चलिए, व्यंजन के साथ स्वर मात्रा बनकर जुड़ते हैं। मात्राओं के प्रयोग को समझिए। आइए चलिए। न, आव, नाव, हा, ई, र, न, हिरन। तो जो छोटी की मात्रा है उसको हम कुछ जल्दी में बोलते हैं, है ना, थोड़ा स्पीड से बोलती है, हिरन। और जो बड़ी की मात्रा है उसमें हम कुछ बोल लेते हैं पॉज, यानी कि मछली, मछली नहीं, मछली। ठीक है। कछुआ, क छ उ आ कछुआ, फ ऊ ल फूल, क र श क कृषक, श ए र शेर, बै औ ले बैल, म ओ र मोर, क औ कौवा, प त अंग पतंग, ऊंट ऊंट, और ये है छह।
तो और सारी मात्राओं के साथ साथ यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का भी इन्होंने मात्राएं बताई हैं। ठीक है, आप आइए कुछ वर्णों में लगी इन मात्राओं को देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको आपको स्वयं पढ़ना है। देखो ये सारी मात्राएं क्या में, देखो मैं आपको एक समझा देती हूँ, बाकी आप खुद पढ़ेंगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ये क शब्द है, मतलब सारे व्यंजनों में मात्राओं का इस्तेमाल होता है। क पे छोटी की मात्रा की, क पे बड़ी की मात्रा की, क पे छोटे ऊ की मात्रा कु, क पे बड़े ऊ की मात्रा कु, क र के कई को कऊ कऊ का। ठीक है, इसी तरह से और जितने भी व्यंजन हैं उनमें मात्राओं का इसी तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो हुई मात्राओं की बात। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पहुंचते हैं शब्द पर। ठीक है, शब्द। अब क्या हुआ, वर्णमाला वर्णों को मिलके शब्द बनते हैं, लेकिन शर्त ये होती है इसमें कि जो शब्द हम बनाते हैं उनका कुछ ना कुछ सार्थक, मतलब उनका मीनिंगफुल होना चाहिए वो, है ना। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अर्थ भी नहीं निकल रहा और वो शब्द बना दिया गया। ठीक है, तो वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह प्रयोग होना चाहिए। जैसे कमल, कमल, कमल मतलब कमल का फूल। अब अगर हम, ठीक है, अब जैसे आगे इन वर्णों के मेल में उलट फेर कर दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कलम, कलम। अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ न निकले तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। जैसे म क ल, इसका कोई मतलब ही नहीं है, भले ही यहाँ पे अक्षरों को जोड़ दिया गया है, लेकिन जब तक इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा ये शब्द है ही नहीं, ये यूजलेस है, मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे ग उ लाब गुलाब, किसान किसान, गि लहरे गिलहरी, लो मड़ी लोमड़ी, म एल आमेना, प औधा आ पौधा। ठीक है, तो क्या हुआ, अक्षरों को मिलके शब्द बने, लेकिन हर शब्द का कोई ना कोई मतलब है। ठीक है, अब आप शब्दों को मिलाकर वाक्य कैसे बनाते हैं ये हम इस अध्याय में जानेंगे, है ना। लेकिन इसका भी यही रूल होता है, यही नियम होता है कि जो शब्द हम मिला रहे हैं ना उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब शब्द पढ़िए, जोड़िए और फिर पढ़िए। खरगोश गाजर खाना, यानी कि खरगोश गाजर खाता है। लड़की लड़का गेंद खेलना, यानी कि लड़की और लड़का गेंद से खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में शब्द सही क्रम में लिखे या बोले जाते हैं और इस आपस की बोलचाल में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य का एक अर्थ होता है। ठीक है, अब नीचे लिखे शब्द पढ़िए, देखिए। है लड़का खेलता, अब इन्हीं शब्दों को इस तरह पढ़िए, लड़का खेलता है, तो ये एक वाक्य बन गया, तो ये गलत है। ठीक है, और ये सही है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम शब्दों को मिला रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, तो उसका सटीक अर्थ होना चाहिए। ओके, तो अब इन शब्द समूहों को पढ़िए। बकरी पत्ते खा रही है, शिवानी ने एक गीत गाया, ये अंगूर मीठे हैं, ईशान कल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो इन्हें पढ़ने से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः ये वाक्य है। तो शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। अगर शब्द समूह से पूरी बात समझ में न आए तो उसे वाक्य नहीं कहते। ठीक है, जैसे कल आए देर हमसे घर, लड़की वह रही धाविका बहादुर है।
ठीक है, तो इन शब्द समूहों के सही सभी शब्द जो हैं वो क्रम में नहीं है, अतः इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है, अब कल आए देर हम घर से, तो इसका मतलब होगा कि कल हम देर से घर आए। ठीक है, दूसरा है लड़की वह रही धाविका बहादुर है। ठीक है, वह लड़की बहादुर धाविका रही है। वह लड़की बहादुर धाविका रही है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इस पाठ से हमने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, केवल स्वरों को ही मात्रा के रूप में लिखा जा सकता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। वाक्य पढ़ने से पूरी बात समझ में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।